हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम मध्यन डिफेंस एकेडमी। तो एसपीआई का बैच शुरू किया हमने बच्चे 2025 के लिए। तो उसमें हमने एक लेक्चर कर लिया था नंबर सिस्टम का। आज सेकेंडरी लेक्चर करेंगे। उसमें कुछ बेसिक हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। अब आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अपनी क्लास को। जो भी आगे आने वाले हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें आपने देखा होगा हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तक कर लिया था। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स थे वो हमारे क्लियर हो गए थे कि जब अगर बेस सेम हो, पावर हमारी क्या हो डिफरेंट और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो मैंने बोला था बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चे, ऐड ऑन हो जाएंगी। तो वो सारे के सारे मैंने रिवाइज करने के लिए भी आपको होमवर्क दिया था कि आपने सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है, रिवाइज करनी है। रिवाइज करने के लिए इसलिए आपको बोला था कि अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो लॉ ऑफ रेडिकल्स आपके क्या आएंगे, फ्री में आएंगे। अंडरस्टैंडिंग वहीं से ही डेवलप होगी, क्योंकि मैं लॉ ऑफ रेडिकल को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में चेंज कर सकता हूँ ना, पावर्स में लेके आ सकता हूँ। आपको मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर मानो √2 है तो उसका मतलब है 2 की पावर कितनी आएगी बच्चे, 1/2। ये चीज़ें मैंने क्लियर की थी पिछले लेक्चर में। और अगर मानो √2 और ये अंडर रूट नहीं है, ये थर्ड रूट है। थर्ड रूट का मतलब यहाँ पे छोटा जैसा 3 होगा, तो उसका मतलब है 2 की पावर कितनी होगी, 1/3। तो पिछले वाले लेक्चर में ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। सिंपली अगर मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं तो इतना बोल सकता हूं कि मैं अंडर रूट को यानी इस वाले साइन को चेंज करके किस में चेंज कर सकता हूं, पावर्स में चेंज कर सकता हूं। और वो पावर्स में कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे उसका थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन मैंने कर लिया। तो यही चीज़ें हम आगे जाके फिर से डिस्कस करेंगे। अब यही यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स का रूल को किस में चेंज करेंगे बच्चे, रेडिकल्स में चेंज करेंगे। तो कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस उसी को ही थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके आ गए हम कि हम पावर्स को अब पावर्स ना देख के क्या देख रहे हैं, उनको एज ए अंडर रूट देख रहे हैं, एज ए रेडिकल साइन देख रहे हैं। तो बस वही है और कुछ भी नहीं है नया। तो अगर ऐसा कहीं आपके पास दिया हो तो उसका मतलब होगा आंसर आएगा ए। अब ए क्यों आएगा इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, यहाँ पे लिखा है मैंने n और होल रेज टू पावर भी कितनी है, n। इसकी बात कर रहा हूँ। अब सिंपली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, रेडिकल साइन को हटा दो, उसको चेंज कर लो पावर में। तो आपको मैंने समझाया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a की पावर कितनी बच्चे, 1/n। होल रेज टू पावर क्या चलिए मेरे पास, n चलिए। समझ में आ रहा है कैसे किया। इसको लिखने का तरीका है, अगर यहाँ पे कुछ n है तो वो उसकी पावर बन जाएगी। मैंने पहले क्लियर किया था कि अगर ऐसे लिखा होता तो उसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, n, तो आएगा a रेज टू पावर 1/n। तो क्लियर है क्या, a रेज टू पावर 1/n। अब आपने एक एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा होगा कि a रेज टू पावर m एंड होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो a रेज टू पावर 1/n इंटू 1 इंटू n आ जाएगा ना, 1/n इंटू n, और n से n क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आंसर क्या बचेगा, a आंसर बचेगा। तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो क्या। देखो इमेज माइंड में कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, वो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस हो जाएगी। पर ये इसका डेमोस्ट्रेशन है कि कैसे मैंने इसका आंसर क्या निकाला है, ए निकाला है। तो डेमोस्ट्रेशन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। जब आप ऐसे निकालोगे ना कि इसका आंसर ए क्यों आया, रेदर देन रटने गए है ना, रटना नहीं है। सोचो इसको ऐसे से चेंज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए निकाल सकता हूँ। कुछ अलग तो नहीं किया, एक्सपोनेंट्स के ही रूल चेंज किए हैं ना, एक्सपोनेंट्स के ही रूल यूज़ में लेके आए। बस ये यहाँ पे आपने ये सीखा कि अंडर रूट ना लिख के उसको पावर के टर्म में भी लिखा जा सकता है। बस अंडर रूट हटाया, उसको पावर के टर्म में लिखा। एक्सपोनेंट्स के रूल अगर आपके पक्के हैं तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा ए। तो अगर ऐसा कहीं दिया हो तो आंसर कितना आने वाला है, ए आने वाला है। अगेन रटना मत, समझना चीज़ों को तो ज़्यादा ईजी रहेगा। सेकंड देखो यहाँ पे ए बी दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। मतलब बेस डिफरेंट है पर जो पावर्स हैं ये पावर ही होगी ना। ए की पावर कितनी है, 1/n, यहाँ पे बी की पावर कितनी है, 1/n, पावर सेम है। तो याद करो एक्सपोनेंट का एक रूल करवाया था कि जब बेस क्या हो डिफरेंट पर पावर क्या हो सेम, तो अब बेस डिफरेंट ना, बेस अगर बेस सेम होते तो पावर्स ऐड ऑन हो जाती है। बेस डिफरेंट तो मैं क्या कर देता था,
दोनों को मल्टीप्लाई कर देता था, ऊपर क्या लिख देता था, कंबाइन m लिख देता था। सेम टू सेम यहाँ पे यूज़ किया है, कुछ अलग नहीं किया। अगर मैं इसके भी डेमोस्ट्रेशन तुमसे पूछूं तो इसकी डेमोस्ट्रेशन ये आएगी, ऐसे समझ आना कि बेस इज डिफरेंट, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन क्या ले लो इनका, अंडर रूट ले लो, बस बात खत्म। अगर फिर भी तुम्हें मन करे कि इसको ऐसे ही सॉल्व करना है तो a की पावर 1/n लिखो, b की पावर अगेन 1/n लिखो, तो एक्सपोनेंट का रूल आपके माइंड में आएगा कि बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a b की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 1/n, और इस पावर को अगेन अंडर रूट में चेंज करना होगा तो लिखोगे अंडर रूट ए बी और यहाँ पे छोटा जैसा n, और वही यहाँ पे लिखा है। क्लियर, इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। थर्ड में अगर इसकी बात करूँ तो a और b बेसिस आर डिफरेंट, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या हैं, सेम, तो बेस को डिवाइड कर लो, डिवीजन हो रहा है ना, तो बेस को डिवाइड कर लो, ओवरऑल उनकी पावर ले लो। तो अगेन आपको ये वाला रिजल्ट भी याद होना चाहिए, इसमें बेसिस क्या थे, डिफरेंट थे दोनों केसेस में, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और डिवीजन करेंगे तो। अगेन इसको भी अगर आपने सॉल्व करना होगा तो ऐसे लिखो, a की पावर 1/n और b की पावर अगेन 1/n, और फिर हम देख रहे हैं कि दोनों के जो बेस हैं a और b डिफरेंट पर पावर सेम, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a b होल पावर 1/n, और इसको लिखने का एक और तरीका है, अगेन इसको अंडर रूट में चेंज करूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा ए बी और यहाँ पे आ जाएगा छोटा जैसा n। क्लियर, इस n को ही क्या बोला था हमने, ऑर्डर बोला था, सर्ट्स का ऑर्डर, पहले हमने क्लियर किया ये वाली चीज़ें। तो ये आपके 3 फार्मूले हुए यहाँ से क्लियर। फोर्थ फार्मूला आपके पास आ गया है दिस वन, यहाँ पे आपका डबल अंडर रूट है और बीच में क्या है a, तो सोचो ऐसे अगर करते थे, उसमें ये पावर है, अंडर रूट का मतलब पावर होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, अंडर रूट का मतलब पावर। तो एक्सपोनेंट में सोचो ना, a की पावर m थी और उसकी पावर n थी, तो कैसे लिखते थे, a की पावर n और m भी लिख लेते थे और a की पावर m n भी लिख लेते थे। तो सेम टू सेम यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे क्या अलग करना है, यहाँ पे भी वही कर दिया हमने, या तो पावर को बाहर लिख दो m n, या तो n m लिख दो, एक ही बात है ना, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन इसका भी तुम्हें अगर चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे a की पावर है 1/n और होल पावर है 1/m, ऐसे वाला क्वेश्चन है ये, दिस इज सिनेरियो, a की पावर 1/n और होल पावर कितनी है 1/m, तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कि a की पावर 1/m अंदर ले लो, होल पावर कर लो 1/n, एक्सपोनेंट का रूल। तो इसको जब भी अंडर रूट में लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे, या तो ऐसे लिख दो कि a और होल पावर कर दो 1 और m n, मल्टीप्लाई कर दो 1/m इंटू 1/n, तो 1/mn बन जाएगा। अगेन इसको फिर कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, अंडर रूट में चेंज करके a आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल m n आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब इसको रिलेट करके समझोगे किसके साथ, एक्सपोनेंट के साथ, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कहानी तुम्हें साइड बाई साइड दिखना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दिस वन, यहाँ पे अगेन तुम्हें क्या दिखा, द बेस सेम है, ये तो पावर है, रूट का मतलब पावर है, पावर डिफरेंट है, यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/p और वो भी n यानी n/p, और यहाँ पे आ जाएगी m/p। तो पावर डिफरेंट है पर बेस सेम है, तो पावर्स क्या कर देते थे, डिवीजन के केस में माइनस कर देते थे, तो सिंपली माइनस कर दो ना, इन्होंने भी वही किया, a की पावर n - m कर दिया और होल अंडर रूट लिख दिया, तो सिंपल सा आपका आंसर बन गया उसके साथ रिलेट करके। अगर ये बेस सेम होते तो पिछले वाली प्रॉपर्टी लगती जो पिछले पेज पे हमने की, अगर बेस सेम थे, डिफरेंट थे, अगर बेस डिफरेंट थे तो पावर को क्या कर दिया हमने, एक साथ ले लिया, बेस को एग्जैक्ट में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, पर यहाँ पे क्या आएगा, बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अगर इसको भी आपने सॉल्व करना होगा तो इसका मतलब है a⁻n होल रेज टू पावर 1/p डिवाइडेड बाई a⁻m होल रेज टू पावर 1/p। अगेन सॉल्व कीजिए, इसका मतलब है a⁻n/p और इसका मतलब a⁻m/p। अब दोनों में देखो आप, बेस तो सेम है, पावर को अलग अलग कर लो, तो a मतलब माइनस कर दो, तो पावर आ जाएगी n/p माइनस m/p। अगेन सॉल्व करो, a की वैल्यू p आ जाएगा एलसीएम n - m,
तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो फिर कि a रेज टू पावर n माइनस m होल रेज टू पावर 1/p, एक ही बात है, पर इसको लिखने का तरीका फिर ऐसे बन जाएगा a रेज टू पावर n माइनस m और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल p। तो आई थिंक आपको ये समझ आना चाहिए, है ना, ये समझ आना चाहिए, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे बना। और आपको डायरेक्ट भी रिजल्ट याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के साथ। और नेक्स्ट जो फार्मूला है उसमें बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड ऑन होंगी ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसमें आपको डायरेक्ट ही इसको याद कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लियर, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर। तो ये भी सिंपल है कि अगर n और m ऐसे आपस में मल्टीप्लाई में है, n की होल पावर m है तो nm लिख लो, सिंपल है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको लास्ट में इनको याद करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको याद नहीं है, मानो आपको नहीं लग रहा है पता कि अंडर रूट को कैसे डील करना है, तो तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि अंडर रूट को मैं चेंज कर सकता हूँ पावर्स में। अगर अंडर रूट पावर्स में चेंज हो जाता है तो उसके बाद आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद करने पड़ेंगे, पर मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको रेडिकल वाले लॉज भी याद हो जाएंगे साथ में, क्योंकि कुछ अलग नहीं है, उनके साथ रिलेट कर करके पढ़ना है बस, दैट्स इट। तो इसके बाद कुछ नोट स्पेशल थिंग्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट है सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर आर कॉल्ड सिमिलर और लाइक सर्ड। कि कब मैं बोलूँगा कि ये सिमिलर सर्ड्स हैं, जब सेम एक जैसी दिखना शुरू हो जाए। सिमिलर सर्ड्स का मतलब है इरेशनल फैक्टर एक जैसे दिखना चाहिए, √2 और मानो मैंने लिख दिया 7 √2, ये दोनों सिमिलर सर्ड्स हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था सिमिलर तभी होंगी जब सेम इरेशनल फैक्टर होगा। और इसमें इरेशनल फैक्टर क्या होता है? इरेशनल फैक्टर का मतलब है अंडर रूट के अंदर क्या आना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तभी उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो इसमें इरेशनल फैक्टर क्या है? √2। इसमें इरेशनल फैक्टर क्या है? अगेन √2। अगेन मैं लिख लेता हूँ 13 √2। अगेन रैशनल फैक्टर क्या आ गया इसमें? √2। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स क्या है मेरी? सेम सर्ड्स, सेम, सिमिलर, जस्ट लाइक दैट कि सारे के सारे क्या है? √2 वाले। तो मैं इनको ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो सिमिलर काइंड ऑफ सर्ड्स दो हैं वो आपस में ऐड भी हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। ये इसमें फर्स्ट नोट में ये लिखा था कि सर्ड्स हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर आर कॉल्ड सिमिलर और लाइक सर्ड्स। उसी को सिमिलर और लाइक सर्ड्स बोलते हैं। ओनली सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग देयर रैशनल पार्ट्स। अब जब ऐड करोगे तो आप सिर्फ रैशनल पार्ट को ऐड करोगे, बाकी सेम रखोगे। और इसमें रैशनल पार्ट क्या है? ये तो इरेशनल पार्ट है, इसमें रैशनल पार्ट 1 है, इसमें इरेशनल पार्ट 2 है, रैशनल पार्ट 7 है, इरेशनल पार्ट √2 है और रैशनल पार्ट कितना है? 13। तो रैशनल पार्ट इज 7, इरेशनल पार्ट इज √2। तो इरेशनल पार्ट ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइक सर्ड्स हैं कि अनलाइक है। अगर लाइक होंगी तो ऐड कर पाओगे, अनलाइक होगी तो ऐड नहीं कर पाओगे। लाइक होंगी तो सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, अनलाइक होगी तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बल्कि मल्टीप्लाई करने का केस जो है वो हर किसी में पॉसिबल है, वो चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, उसमें डिवाइड आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने बोला 5 + √3 + 6 √3। अब ये मैंने क्वेश्चन दिया, तो ये जो √3 है ये और ये आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या आ गया आपके पास? लाइक सर्ड्स आ गई। ये भी √3 है, ये 6 √3 है। तो ऐसे सोच लो ये √3 मतलब एक बार है, ये कितनी बार है? 6 बार √3 है। तो जब भी ऐड करोगे ना, ऐड करोगे तो इनके रैशनल कोफिशिएंट ऐड करने, इरेशनल सेम रखने हैं। यहाँ पे रैशनल कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे रैशनल क्या है? 6। तो 1 √3 + 6 √3 ऐड करोगे 1 + 6 तो आएगा 7 √3। तो ये एडिशन करके बनेगा। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो सेकंड ये वाला कंडीशन बना लेते हैं कि 5 - √3 + 6 √3 ऐसे आ गया।
तो अब कैसे करूंगा, अब अगेन आपको समझ आ रहा है कि दोनों के दोनों लाइक सर्ड्स हैं, तो ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो -1/√3 ऐसे समझना है, और +6/√3। तो -1 + 6, -1 + 6 क्या आएगा, 5 पॉजिटिव का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 + 5/√3। तो जो लाइक सर्ड्स हैं वो आपस में ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, ये हमने पॉइंट आउट नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ थर्ड, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कभी कि √2 + √3 कितना होगा, तो ये आपस में कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सेम नहीं है, सेम सर्ड्स नहीं है। पता कैसे चला, पता चलेगा आपको कि उनका इरेशनल जो कॉफिशेंट है वो सेम आना चाहिए। दोनों का इरेशनल कॉफिशेंट क्या है, डिफरेंट, बट रैशनल कॉफिशेंट इसका भी 1 है, इसका भी। तो रैशनल की बात नहीं करूंगा मैं, इरेशनल की बात करूंगा। इरेशनल कॉफिशेंट आपका डिसाइड करेगा कि लाइक सर्ड्स हैं कि अनलाइक सर्ड्स हैं। तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, एडिशन नॉट पॉसिबल। तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये है आपकी अनलाइक, अनलाइक सर्ड्स। बल्कि मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, अगेन मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम ही लाइक सर्ड्स देखूंगा ना। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, √2 इंटू √3। तो आप ये सोचो कि 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर भी 1/2। तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 की होल पावर 1/2। तो आएगा 6 की पावर 1/2 यानी √6। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब आपके पास लाइक सर्ड्स होंगी। तो ये आपने यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं इसी में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है पर उसमें आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझ जाना है। तो यहाँ पे आपके रेडिकल्स के जितने भी फार्मूले थे सारे के सारे कंप्लीट हुए। लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स कंप्लीट किए थे, जिसमें आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा था होल नंबर, फिर पढ़ा था रैशनल, रैशनल से पहले इंटीजर पढ़ा था, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। वो सारे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, ताकि ये थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो कंटिन्यूटी में अगर चीज़ों को लेकर चलोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजीएस्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ऐसा चैप्टर जो तुम बचपन से सीखते आए हो, नंबर्स है ना, उसी के ऊपर चैप्टर का नाम है। तो सम बेसिक फार्मूलाज, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं मेरे पास, और ये फार्मूला आपने पहले पढ़े भी होंगे, कुछ इसमें एक दो हो सकता है आपके लिए नए हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। पहला फार्मूला आई थिंक आपने पढ़ा होगा ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके। आपको डायरेक्ट याद करना है कि कभी भी a+b इंटू a-b ऐसे आ जाए एक साथ, तो उसका आंसर आएगा a² - b²। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई ऐसे करेंगे कि किसी टाइम हो सकता है मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि ऐसा आ जाए कि 100 - 1 और 100 + 1। तो आपको समझ आना चाहिए, a+b इंटू a-b लगा सकते हो ना, a+b इंटू a-b, तो आंसर आएगा a² - b²। तो इसका आंसर सिंपल मैं लिख सकता हूँ a² - b²। सॉल्व करूँगा तो इजीली आंसर आ जाएगा, रैदर देन मैं ऐसे करूँ तो मतलब सिंपल है। कभी भी a+b इंटू a-b आया तो उसका आंसर क्या आएगा, a² - b² आएगा। तो फर्स्ट फार्मूला इज दिस। सेकंड होल स्क्वायर के फार्मूले हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चे को याद होगा ये वाला फार्मूला। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब मैंने बोला नहीं नहीं मेरे को a-b का होल स्क्वायर चाहिए, तो आपने कहना है कि a+b का होल स्क्वायर अगर पता है तो a-b का होल स्क्वायर भी पता है, बस क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। कहाँ लगाना है, लगाना है ओनली a² + b² - 2ab। आई थिंक यहाँ पे आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, a² + b² होगा। a-b का होल स्क्वायर मीन्स a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab ऐसे आएगा। मतलब b² किसका आएगा बच्चे, पॉजिटिव का आएगा, ना कि नेगेटिव का। इसके लिए लॉजिक ये भी माइंड में रखना कि कभी भी अगर इवन पावर आएगी तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है ना हमें कि a² + b² हमें पता है कि a² + b² + 2ab आएगा, a+b का होल स्क्वायर, पर a-b के होल स्क्वायर में हम ये गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, a² - b²। अरे -b² कैसे हो सकता है ना, पावर देखो आप,
पावर जब भी इवन होगी तो माइनस साइन कभी नहीं आता, पावर ऑड होगी तो माइनस साइन आएगा। तो जब भी पावर इवन होगी ना तो माइनस नहीं लेते। तो आपको ये समझ आना चाहिए, पावर 2 इवन माइनस कभी नहीं आएगा, आगे पावर 2 इवन माइनस कभी नहीं आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। अब इसको पावर मत बोलना, 2 तो आगे कॉफिशिएंट है, पावर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, पावर तो अलग होती है। तो ये समझ आ गया क्या? आई थिंक ये वाला फार्मूला आपका हो गया क्लियर। फोर्थ फार्मूला, ये हो सकता है कई बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, पर मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा ना, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद कर सकते हो। ये 3 फार्मूले तो बेसिक हैं, आपको शायद आते होंगे, आपने पढ़े होंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी तक हम सिर्फ बाइनोमियल का कर रहे थे। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स, जब 3 टर्म्स आ गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो अगर तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर लेना। उसमें क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें क्या होगा 3 बार होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस सी स्क्वायर, सॉरी 3 बार होगा। उसके बाद यहाँ पे 2ab आया था, यहाँ पे 3 के पेयर आ जाएंगे। सपोज करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते थे, तो यहाँ पे तो c भी है ना, तो 3 बार करना पड़ेगा, ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब 2ab करते थे वहाँ पे, यहाँ पे भी 2ab करो। अब a भी कर लिया, एक बार bc भी कर लो 2bc, और bc कर लिया तो एक बार ac भी कर लो, तो 2ac भी कर लो, तो ऐसे करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने आएंगे, 2ab 2bc 2ca, यहाँ से इन्होंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ab bc ca लिखूँ या ac लिखूँ, एक ही बात है ना। तो यही बनेगा फार्मूला, देखो आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं होल स्क्वायर से रिलेट करके आप ये वाला फार्मूला भी याद कर सकते हो। अगेन फार्मूला का मतलब होता है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, ऐसा कभी दिया हो तुम ऐसा निकाल दो, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। a और b की वैल्यू दोनों जगह क्या भरनी है आपने, सेम, ये मतलब है। तो क्यूब के फार्मूले भी आपको याद होंगे ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ साथ a प्लस बी का होल क्यूब भी टीचर याद करवा देते थे। तो ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, सेम टू सेम प्लस है, हर किसी में क्या आएगा, प्लस आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, क्लियर। नेक्स्ट आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, अब माइनस आ गया और माइनस किसके साथ आया है, b के साथ, a माइनस बी का होल क्यूब। तो जहाँ पे भी b की पावर इवन होगी वहाँ पे तो आंसर क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव ही आएगा। तो आप इसी फार्मूले में डालोगे a क्यूब, अब प्लस बी क्यूब लिखना सही रहेगा कि माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब, क्योंकि क्यूब क्या है, मतलब पावर 3 है ना, 3 पावर मीन्स ऑड, ऑड होता तो नेगेटिव आंसर आता है। माइनस की पावर ऑड मतलब नेगेटिव आंसर, माइनस की पावर इवन मतलब पॉजिटिव आंसर। तो अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि यहाँ पे तो क्या लिया था, पॉजिटिव बी स्क्वायर लिया था, क्यों, क्योंकि बी की पावर क्या थी, इवन। यहाँ पे ऑड है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी सारी जगह माइनस लगा देना है, बस a की जगह क्या लगाना है, माइनस, यानी स्टार्टिंग में a क्यूब रहेगा पॉजिटिव का, बाकी सब में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो कभी रिलेट करके पढ़ा करो कि a प्लस बी का होल क्यूब तुम्हें पता है तो a माइनस बी का होल क्यूब कैसे बनेगा, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो और इजी आएगा समझना। 7th और 8th, अब इन फार्मूले को बच्चे क्या करते हैं ना, इसके साथ बहुत कोलैब कर देते हैं, वो इसमें डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर पाते। एक है a क्यूब प्लस बी क्यूब और एक फार्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। अब दोनों फार्मूले में दिन रात का फ़र्क है, ये इसका होल क्यूब है और ये दोनों के क्यूब का क्या है, एडिशन, ये दोनों के क्यूब का एडिशन है, ये होल क्यूब है। तो इसका फार्मूला वो ही चलेगा जो आपने अभी पढ़ा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, पर जो इसका फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसका फार्मूला जब हम सीखेंगे तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब मत घुसाना, इसका मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप क्या करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब है a प्लस बी पहले लिख लो, a प्लस बी लिखो और अंदर फार्मूला लिख देना a प्लस बी का होल स्क्वायर का ना, पर वहाँ पे 2ab, मतलब याद करने का थोड़ा सा तरीका है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब है ए प्लस बी लिखा और अंदर फार्मूला लिख देना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। जो बाहर आएगा ना उसके अपोजिट उसका अंदर फार्मूला लिखना है होल स्क्वायर में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि 2ab नहीं आएगा, ओनली ए बी। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आना चाहिए था ना, पर यहाँ पे माइनस ए बी ही रखना है। तो इस फार्मूले को अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो नेक्स्ट फार्मूला आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले ए माइनस बी लिखोगे, अब इसका अपोजिट होता है ए प्लस बी, उसका होल स्क्वायर अंदर डाल दो, बस 2ab नहीं लिखना है। तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आता था, उसको मैं प्लस ए बी लिखूंगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे ना, इजी है। बस डिफरेंस समझ आना कि कब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना है, कब ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर होगा तो इजी है, आगे कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। फार्मूले यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में, जब हम पी वाई क्यूज़ करेंगे, जो भी आपके एमसीक्यूज आएंगे उसमें फार्मूला अप्रोच के साथ क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देंगे। अगेन आपको बहुत लेंथी मेथड में नहीं जाना है। जब आपको ये सारे के सारे फार्मूले पता हैं, शॉर्टकट्स पता हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को कम टाइप में टैकल कर सकते हो, इजीली बना लोगे। तो ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है। आई थिंक ये वाले आपके याद हो गए। अब लास्ट के 2 फार्मूला हैं, उसमें जो 9th फार्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है। 10th जो है वो 9th का ही क्या है, स्पेशल केस है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो 9th फार्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, 10th उसका ही क्या है, स्पेशल केस है। जो 9th फार्मूला है वो हमें याद करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, इसका फार्मूला है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखूं क्या, यस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस था कि माइनस था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, यस, इसका फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का, वो आ जाएगा आपके पास जो यहाँ पे लिखा है, देखो, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यही फार्मूला बना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बोलो या माइनस ए सी बोलो, एक ही बात है। तो ऐसे ही आपको याद करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होगा, पहले तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब 2 नहीं आता है इसमें, माइनस ए बी आएगा, माइनस बी सी आएगा और फिर माइनस क्या आएगा, सी आएगा। तो ऐसे आप याद कर लोगे, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ने चाहा तुमसे थोड़ा सा और डीपली पूछा जाए, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया जाए क्वेश्चन को, तो इसी टाइप के फार्मूले वो यूज़ करवाता है आपसे, जो जनरली आपने पढ़े नहीं होते हैं बोर्ड में। अगर पढ़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे मैक्सिमम बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं। और इसका एक स्पेशल केस बनता है कि व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्पेशल केस है जिसको आपने एज ए 11th प्रॉपर्टी लिया था, 11th ही था ना, ये नहीं 10th प्रॉपर्टी, सॉरी। तो जो आपने एज ए 10th प्रॉपर्टी लिया था वो उसका स्पेशल केस था कि अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि a प्लस, इसकी आपको पता है, एज आइडेंटिटी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पर जब वो खुद ऐसा बोल देगा ना क्वेश्चन में कि व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर तीनों का ऐड करके क्या आ रहा है 0, तो अगर मैं इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर आपके पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसकी जगह अगर मैं 0 डाल दूंगा तो फिर यहाँ पे चाहे जो मर्जी लिख दूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, आंसर क्या बनेगा फाइनल, राइट हैंड साइड तो 0 होने वाली है मेरी, राइट हैंड साइड तो 0 हो जाएगी। तो ये 0 आ गया, और ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव 3abc आएगी। तो ये एज ए आपको प्रॉपर्टी याद कर लेनी कि व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। क्यों होता है? इसकी वजह से, प्रॉपर्टी नंबर 9 की वजह से, या जो आपका 9th फार्मूला था उसकी वजह से। वो एक स्पेशल केस बना है जब आपने ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या भर दिया बच्चे? 0। अगर 0 भर दोगे तो ऐसा बन जाएगा। आई थिंक समझ आ गया आपको। तो आपको याद करना है बेसिकली। हो सकता है कि कभी आपको स्पेशल केस बना के एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें एक में उसने लिख दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -3abc, एक में लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc ना, तो पॉजिटिव का 3abc आएगा, वो यहाँ से आता है। और ये क्यों आया? क्योंकि आपका जो 9th फार्मूला था उसमें ही आपने क्या किया? स्पेशल केस बनाया है। तो आपको ये वाला रिजल्ट बच्चे याद होना चाहिए। यही लिखा था हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर कि व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दी। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। तो आपको ये सारा क्या कर लेना है? अच्छे से याद करना है। होता क्या है ना कि मैथ्स में जैसे ही हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ अगर हमने उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, मतलब कैसे ये आया था, तो वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है माइंड में कि कुछ तो हमने ऐसा किया था, और फिर वो चीज़ें जो है वो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपके माइंड से स्किप हो। तो आपको हमेशा याद करना है कि जो भी आप करोगे ना, जो भी फार्मूला कर रहे हो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसका बेसिक अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि आया कहाँ से था। अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलने वाला मैथ्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। सम अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेक्स्ट आएगा सम अदर टाइप्स ऑफ नंबर। कुछ अनदर टाइप्स ऑफ नंबर हैं, इससे पहले भी हमने किए थे, उसमें ही कुछ नंबर्स और हैं, वो मतलब उसी में ही आएंगे। जो रियल नंबर की कैटेगरी थी उसी में ही कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल नंबर्स हमने माने हैं, तो उसी के अलग अलग नाम है। तो फर्स्ट वन इज़ योर इवन नंबर्स। फर्स्ट वन आएगा बच्चे इवन नंबर। और इवन नंबर का जो मतलब है वो क्या होता है? इवन नंबर हमेशा इवन और ऑड आपने दोनों एक साथ पढ़ने। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है? इवन नंबर का मतलब होता है आपका जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाए। इवन नंबर का मतलब होता है आपका जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो उसको इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर का मतलब होता है आपका जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल ना हो। अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो उसको क्या बोल देते हैं? ऑड नंबर बोल देते हैं। ये एक डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन ये भी है कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो वाला नंबर होगा इवन नंबर। क्यों होगा? क्योंकि ऐसे नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल हो जाते हैं तभी। और इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा? ऑड नंबर बनेगा। तो नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। और सेकंड डेफिनेशन मैं ये भी लिख दूंगा यहाँ पे कि यूनिट डिजिट जो होगा ना वो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, तब भी वो नंबर क्या होगा बच्चे? इवन नंबर होगा, क्योंकि वो हमेशा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, एग्जाम्पल 2, 4, 6 ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मैं मान रहा हूँ कि 1, 0, 2, 5, 6, 3, 2, 1, 0 ये ले लिया मैंने, बहुत बड़ा नंबर ले लिया। आई थिंक क्लियर आ रहा है कि पेन चेंज करूँ? चेंज कर देता हूँ, शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको ग्रीन वाला। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 6, 0 मानो ये मान लिया। अब मैंने देखना है ये नंबर आपका इवन है कि ऑड। तो इवन और ऑड बताने के लिए आप क्या करोगे? इसको 2 से देखोगे डिविजिबल है कि नहीं। पर 2 से डिविजिबल है मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अगर डिविजिबल होगा तो इवन बोल देना, अगर नहीं होगा तो ऑड बोल देना। पर सेकंड और दूसरी वाली डेफिनेशन भी तो करवाई, उसमें तो डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल ये देखो कि यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ तो नहीं बन रहा है ना। अगर कुछ भी है तो आपका क्या होगा? इवन नंबर होगा हमेशा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। दिस इज योर यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के ऊपर क्या आ गया आपका? 0।
और 0 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो मतलब ये इवन नंबर ही बनेगा। अगर फिर भी आपका मन करे कि इसको 2 से डिवाइड कर ही लेना है तभी पता चलेगा, तो करो करो, मेहनत करो, है ना, फल मिलेगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। देख लेना करके, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 का मतलब होता है कोई भी टर्म किसी के साथ कंप्लीटली डिविजिबल होगी तो उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इवन नंबर क्लियर। और नंबर में आ गया विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। और सेकंड में ये भी लिख सकता हूं कि इसमें जो यूनिट डिजिट होगा, तो यूनिट डिजिट आ सकता है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9। अगर इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट हुआ तो वो क्या बनेगा बच्चे, ऑड नंबर ही बनेगा हमेशा। यानी ऐसे नंबर हमेशा आप देखोगे कि 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तभी उनको क्या बोला है, ऑड बोला है। तो बहुत बड़ा नंबर ले लो कोई भी, ये वाला नंबर, दिस इज योर ऑड नंबर। अगेन करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यूनिट डिजिट क्या है, 1, और जहां पे यूनिट डिजिट 1 होगा वो क्या होता है बच्चे, ऑड नंबर होता है। तो आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर, क्लियर है माइंड में। इवन नंबर क्या होते हैं, जिनके यूनिट डिजिट पे 0, 2 मतलब इवन वाले ना, 0, 2, 4, 6, 8 आए। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनके यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7, 9 आए। बस इतना सा आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में है द नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट और प्राइम, ठीक है। 2 नंबर हम और सीखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। पहले इसके लिए आपको फैक्टर्स का थोड़ा सा वो पता होना जरूरी है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स का मतलब है कि कोई नंबर कितने टेबल्स में आता है, जितने टेबल्स में आएगा उतने ही उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। सपोज करो फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फैक्टर्स अगर मैं बोलूँ कि 5 के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर ऑफ 5 का मतलब है 5 कौन कौन से टेबल में आएगा, जितने टेबल में आएगा वही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो 5 जो होगा 1 के टेबल में आएगा, 1 5 5, और 5 जो होगा 5 के टेबल में भी आएगा, 5 1 5। अगर मैं फैक्टर बोलूं 4 के, तो 4 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4 का एक फैक्टर बनेगा 1, यानी 1 के टेबल में आएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। एक बनेगा फैक्टर 2 इसलिए बनेगा 2 के टेबल में भी आएगा, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। और एक फैक्टर बनेगा 4 के टेबल में भी आएगा, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो इसमें 3 फैक्टर बने, इसमें 2 फैक्टर बने। अगर मैं फैक्टर की बात करूं और आपसे पूछ लूं कि फैक्टर बताओ बच्चे इसके कितने बनेंगे, 1 के फैक्टर ऑफ 1, तो एक सिर्फ 1 के ही टेबल में आएगा, वो आएगा 1 1 जा 1, और किसी में नहीं आएगा। तो फैक्टर से ये समझ आना चाहिए कि किसी भी नंबर के फैक्टर का मतलब है वो वाला नंबर कौन कौन से टेबल में आता है, वो सारे के सारे टेबल उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो जो प्राइम और कंपोजिट को अलग करता है वो डेफिनेशन करती है उसके फैक्टर की। कोई भी नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स बने, एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब है 2 से कम भी नहीं बनने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं बनने चाहिए। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, उसको क्या बोला हमने, प्राइम। और ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने, मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, कंपोजिट। तो प्राइम और कंपोजिट में इतना सा फर्क है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाले प्राइम, मोर देन 2 फैक्टर वाले कंपोजिट। तो यहाँ पे प्राइम की पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो आपको ये समझ आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, प्राइम नंबर। और उसमें से भी एक फैक्टर क्या होता है, उसका 1 होता है और एक वो खुद इटसेल्फ होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा एग्जैक्टली 2 फैक्टर आए थे, एक 1 था, एक वो एग्जैक्ट खुद था यानी 5 ही था, 5 के ही फैक्टर निकाल रहे थे, एक 1 आ गया, 5 आ गया। तो एक 1 आएगा, एक नंबर इटसेल्फ, तो उसको बोला एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड योर प्राइम नंबर। तो कुछ प्राइम नंबर हैं आपके 100 तक, वो सारे के सारे आपको थोड़े से रिव्यू कर लेने कि कौन कौन से नंबर हैं बिलो 100 विच इज प्राइम।
तो 2 सबसे पहले आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। और 2 इसलिए आया, 2 सिर्फ 2 ही टेबल में आएगा, एक के टेबल में, एक 2 के टेबल में। 3 इसलिए आया, 3 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 3 खुद होगा। तो एग्जैक्टली अगर आप चेक करोगे तो इनमें सब के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, तभी इनको क्या बोला है, प्राइम। और एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है, वो नोट करने वाली ये है कि 1 इसमें नहीं आता। और 1 इसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि 1 के एग्जैक्टली 1 फैक्टर बनता है, किया है मैंने, फैक्टर ऑफ 1 का एग्जैक्टली एक ही फैक्टर बनेगा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनेंगे तभी प्राइम में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 1 आपका प्राइम नंबर हुआ क्या, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ, 2, फिर क्या आया 3, फिर आया 5, फिर आया 7, फिर आया 11, फिर आया 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे क्या आ गए आपके पास, प्राइम नंबर। और एक बात और आपने चेक करनी है, 2 के अलावा कोई भी नंबर इवन नहीं है। जितने मर्जी प्राइम नंबर लिख लो, 2 के अलावा कोई भी तुम्हें इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। 83 की बात कर लो, यूनिट डिजिट पे 3 आया, ऑड नंबर है। 61 की बात कर लो, यूनिट डिजिट पे 1 आया, ऑड नंबर है। तुम बात कर लो 437 की ना, यूनिट डिजिट पे 7 आया, अगेन क्या है, ऑड नंबर। तो प्राइम नंबर में सिर्फ 1 2 ही है जो इवन होगा, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो ये आपको समझ आया क्या प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर। और यहाँ से कुछ जो पॉइंट्स मेरे को याद कर लेने वो ये कि 2 is only even which is prime, कि 2 एक ओनली इकलौता इवन नंबर है जो किस कैटेगरी में आता है, प्राइम की कैटेगरी में आता है। अदरवाइज ऑल द नंबर्स आर योर ऑड नंबर्स, बाकी सारे के सारे क्या जाएंगे, ऑड नंबर्स। तो 2 इकलौता है जो क्या आएगा आपके पास, प्राइम। और एक बात और आपने याद रखनी है कि 1 जो होगा इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कि जो 1 है ना ही वो प्राइम में आता है, ना ही वो कंपोजिट में आता है। प्राइम में इसलिए नहीं आता क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। प्राइम की डेफिनेशन होती थी एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो उसको फुलफिल नहीं करेगा तो प्राइम नहीं आएगा। और बात करूं कंपोजिट की, कंपोजिट की डेफिनेशन होती है मोर देन 2 फैक्टर्स, बल्कि 1 में तो एक ही फैक्टर है ना, तो 2 से ज़्यादा तो सवाल ही नहीं है। अगर 2 ही नहीं है तो 2 से ज़्यादा कैसे होंगे, तो वो कंपोजिट की डेफिनेशन को भी फुलफिल नहीं करता। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्लियर। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर में क्या है, नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम के अलावा जितने भी नंबर बच गए वो सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट। और सेकंड में डेफिनेशन ये भी बोल सकता हूं कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो क्या बनेगा, वो आपका कंपोजिट बनेगा। तो देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ढूंढो। 1 तो नहीं है, ना वो प्राइम होता है ना कंपोजिट। 2 होता है क्या, 2 तो प्राइम होता है। 3 होता है क्या, 3 भी प्राइम होता है। 4 आएगा ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। इसमें पॉइंट जो आपको याद करना है वो करना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा, जो यहाँ पे भी मेंशन किया है। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं एक्सक्लूड कर देना प्राइम नंबर्स को, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं, यानी सबके 2 से ज़्यादा फैक्टर ही बन रहे होते हैं, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे होते हैं। तो इतना आई थिंक आपका क्लियर है। तो कंपोजिट हो गया, प्राइम हो गया, को प्राइम नंबर्स। अब जब भी को प्राइम्स आएंगे ना, को प्राइम का मतलब होता है हमेशा पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, एक नंबर नहीं होता। कभी भी आएंगे तो पेयर ऑफ नंबर्स आएंगे, यानी को प्राइम बताने के लिए सिर्फ एक नंबर को लेके मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि दिस इज को प्राइम और नॉट। हमेशा एक पेयर आएगा, 2 नंबर आएंगे, उनको दोनों को मैं इकट्ठा जज करूंगा कि ये जो पेयर है वो आपके पास क्या है, क्या वो को प्राइम का है कि नहीं है। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप दोनों में ये चेक करो, दोनों का HCF 1 आना चाहिए। अब HCF क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। HCF
वन आना चाहिए। दोनों का HCF वन है तो दोनों नंबर्स क्या आएंगे आपस में, को प्राइम आएंगे। अब HCF में भी नहीं जाना है तो एक चीज़ और सीखो, एक चीज़ और सीखो कि दोनों को डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड नहीं होने चाहिए। मतलब इन दोनों नंबर को कभी ऐसे डिवाइड करने बैठ जाओ ना 21/44, तो ऐसे ही कटने नहीं चाहिए आपस में। अगर एक बार भी कट गए, एक बार भी कट गए का मतलब ये है कि अगर मैं 6 लिखूं और यहाँ पे लिख दूँ 18, तो ये तो कट जाएंगे ना, ये 2 से भी कट सकते हैं 3/9, पर एक बार भी कट गए तो ये दोनों जो पेयर थे ना 6 और 18, ये आपके कोप्राइम नहीं थे, इसका ये मतलब है। जब ये कटेंगे नहीं ना आपस में तो वो हमेशा HCF वन नहीं होता है, वो हमेशा HCF क्या होता है, वन। जब कटेंगे नहीं आपस में तो मतलब वो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उनका, तो कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है तो हमेशा क्या आता है, वन आता है। पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो दोनों कटने नहीं चाहिए। तो बताओ 21 और 44 आपस में कटते हैं क्या, नहीं कटते हैं। 4 और 9 आपस में कटते हैं क्या, नहीं कटेंगे। 2 और 3 आपस में कटते हैं क्या, नहीं कटेंगे। तो जब भी आप ऐसे देखोगे दो पेयर जो आपस में बिल्कुल भी ना कटें, मतलब थोड़े से भी नहीं कटे, थोड़े से भी ना कटने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 से कट दिया, 2 से भी ना कटें, 3 से भी, किसी से भी ना कटें, तो आप क्या बोल देना, ऐसे दो पेयर आते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम बताने के लिए पेयर होना जरूरी है। दोनों में आप ये जज करोगे दोनों का HCF वन आना चाहिए। तो HCF में नहीं उलझना है तो सिंपल ये देखो कि दोनों को डिवाइड करना है और आपका डिवीज़न नहीं होना चाहिए। अगर डिवीज़न हो रहा होगा किसी भी तरीके से तो वो क्या होगा, आपके पास को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो को प्राइम आई थिंक आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। तो को प्राइम तक हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फेस और प्लेस, है ना, यस। नेक्स्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या डिफरेंस है ये भी आज हम समझेंगे। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम है। फेस का मतलब होता है किसी का चेहरा, और फेस सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, है ना। कुछ स्पेशल केसेस को अगर तुम छोड़ दो तो सबके चेहरे क्या हैं, डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें क्या होता है, डिफरेंट होता है किसी दूसरे पर्सन से। तो फेस का मतलब उसी से रिलेट करना। अब सोचो एक कोई पर्सन है श्याम, श्याम का फेस किसके साथ मैच होगा, ओनली श्याम के साथ मैच होगा। तो श्याम की फेस वैल्यू क्या होगी, श्याम खुद। अगर मैं राम की बात करूं तो राम की फेस वैल्यू क्या होगी, राम खुद। तो राम की फेस वैल्यू कभी श्याम नहीं बनेगा ना, क्योंकि फेस वैल्यू मतलब सेम टू सेम। तो नंबर्स में अगर मैं इस सेम डेफिनेशन को अप्लाई करूं तो वन किसकी तरह दिखेगा, यानी वन की फेस वैल्यू क्या होगी, तो वन वन की तरह दिखेगा। अगर मैं बोल देता हूं कि 9 की फेस वैल्यू बताओ तो 9 किसकी तरह दिखेगा, 9 की तरह दिखेगा, वही फेस वैल्यू है। तो जनरल डेफिनेशन में जो आपने सीखा वही मैथ्स में लगाना है। कभी 6 की फेस वैल्यू पूछ ले कोई तो 6 ही आएगी। मतलब 6 किसकी तरह दिखेगा, 6 की तरह ही दिखेगा, 9 की तरह तो नहीं दिखेगा। 6 ऐसे तो नहीं दिखेगा 9 की तरह, नहीं, 6 की फेस वैल्यू ऐसी ही होगी, 9 की फेस वैल्यू ऐसी ही होगी। तो 6 6 की तरह दिखेगा, 9 9 की तरह दिखेगा। तो फेस वैल्यू वही है, फेस वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फेस वैल्यू आई थिंक आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब प्लेसेस चेंज होते हैं मैथ्स में। प्लेसेस होते हैं यूनिट डिजिट होता है, टेंस डिजिट, फिर 100 डिजिट, फिर 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, ऐसे करके। तो वो सारे के सारे प्लेसेस आते हैं। तो बोलते हैं ना टेंस प्लेस पे क्या आया, 1000 प्लेस पे क्या आया, 100 प्लेस पे क्या आया, वो सारी की सारी प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। तो प्लेस वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा बाद में मैं आता हूँ, अभी मैं फेस वैल्यू तो मैं क्लियर कर देता हूँ। फेस वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट, जो मैंने बोला वही है। तो सपोज कर लो एग्जांपल उसने दिया कि 7635 में 7 की फेस वैल्यू बताओ। तो मैं कोई भी नंबर लिखूं 7635 और इसमें मैं बात करूं फेस वैल्यू ऑफ 7, तो फेस वैल्यू ऑफ 7 कितना आएगा, 7 ही आएगा। जो फेस वैल्यू है 7 की पूछूंगा 7 की तरह दिखेगा, अगर 9 की पूछूंगा तो 9 की तरह दिखेगा। ऐसे ही नंबर दिया जाएगा और उसमें से किसी भी डिजिट की वो फेस वैल्यू पूछ लेगा तो सेम वही नंबर आता है। पर प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता। प्लेस वैल्यू में आप क्या करोगे, ये जज करोगे कि अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को 7635 मैं फेस वैल्यू ऑफ
6 पूछ रहा हूँ तो फेस वैल्यू ऑफ 6 कितनी आएगी बच्चे? 6 ही आएगी। जब मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँगा कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 6 कौन से प्लेस के ऊपर आ रहा है, क्या वो 100 प्लेस के ऊपर आ रहा है, क्या वो 1000 प्लेस के ऊपर आ रहा है। तो आप सिंपली क्या करोगे कि 6 देखना है कहाँ है और फिर 6 लिखना है, उसके राइट हैंड साइड पे सारे के सारे क्या कर दो 0। तो 600 इसकी क्या आ जाएगी? प्लेस वैल्यू आ जाएगी और 6 क्या आ गया इसकी? फेस वैल्यू। इसी में ही थोड़ा सा और चेंज करके मैंने ऐसे पूछ लिया फेस वैल्यू ऑफ 7, तो आंसर कितना आएगा आपका? 7 ही आएगा। पर जब प्लेस वैल्यू पूछूंगा तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का मतलब है 7 लिखिए और उसके राइट हैंड में जितने भी डिजिट है सबको क्या बना दो? 0 0 0। तो 7000 क्या आ जाएगी इसकी? प्लेस वैल्यू आ जाएगी। तो फेस और प्लेस में इतना सा फर्क है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है तुमसे कि ये क्वेश्चन दे दिया और बताओ तुम इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो पहले प्लेस वैल्यू लिखना, फिर फेस वैल्यू लिखना, फिर दोनों का डिफरेंस ढूंढ लेना। ये दोनों का एडिशन कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एचसीएफ कितना आएगा। ऐसे ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन क्रिएट करेगा। पर बेसिक यही है कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होती है किसी टर्म में और प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो वो निकालना आपको आना चाहिए। फेस वैल्यू क्लियर हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं द वैल्यू ऑफ वेयर द डिजिट इन द नेचुरल इन द नंबर सच दैट द यूनिट टेंस 100 एटसेट्रा। ओके चलेगा। तो यहाँ पे एक नंबर इन्होंने लिया एग्जाम्पल में 352, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज टेंस। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी है? टेंस है। तो उसको कैसे लिखूंगा? 5 और बाद में लगा दूंगा 0। और 2 की वैल्यू आएगी 2, बाद में कुछ भी नहीं है तो 2 इंटू 1 नहीं आएगा, मतलब 2 ही आएगा। तो 2 की वैल्यू ये आई। ये टेंस प्लेस पे है तो 5 इंटू 10 कर देना। 300 प्लेस पे है तो 3 इंटू 100 कर देना। ये सिंपल मेरे वाला लॉजिक लगा लेना कि उसके बाद की अगर कोई भी टर्म होगी तो सारी क्या बना देनी है? 0। तो आई थिंक ये क्लियर है। फेस वैल्यू आपका हो गया, प्लेस वैल्यू आपका हो गया। तो इतना आपका हो गया आपका कंप्लीट। अब आपके पास आएगा बच्चे डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपने करने के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं और डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत क्या पड़ी क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली टैकल करने के लिए कि ज़्यादा उसमें हमें ज़्यादा उसको सॉल्व ना करना पड़े। तो हम डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कुछ बना दिए और उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि वहाँ पे इवन नंबर के लिए मैंने बोला था कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। तो वहाँ पे मैंने सेकंड डेफिनेशन करवाई थी कि तुम्हें डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम क्या चेक कर लो कि यूनिट डिजिट पे 0 बने, 2 बने, 4 बने, 6 बने, 8 बने, तो वो नंबर आपका क्या होगा? हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही रूल हमने कंस्ट्रक्ट किए। तो फर्स्ट जो रूल है विच इज़ डिविजिबल बाई 2, तो कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे? इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। बस ये याद रखना है कि यूनिट डिजिट के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 बन गया। इतना क्लियर। तो इसमें एग्जाम्पल अगर तुम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो 1, 0, 2, 5 और साथ में इवन नंबर लिख देना लास्ट में। तो ये नंबर हमेशा क्या होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा। अगर ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दूँ, ये भी आपका डिविजिबल बाई 2 होगा ही होगा। बस यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, तो हमेशा क्या होगा? 2 से डिविजिबल। इसी को ही बोला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। नेक्स्ट आएगा डिविजिबल बाई 3 का रूल। डिविजिबल बाई 3 को कैसे जज करना है? कि तो सिंपल होता है कि तुम डिवाइड कर लो 3 से, अगर रिमाइंडर 0 आया तो बोल देना 3 से डिविजिबल है। वो लेंथी में नहीं जाना है, हम कुछ नया सीखेंगे ना। तो नया ये सीखेंगे कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाई 3 हुए तो वो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। सपोज करो मैंने लिखा 169 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, तो चेक करने के लिए ऐड करो इनको। सम ऑफ द डिजिट्स बोला है ना, सम ऑफ द डिजिट्स, तो 6 + 7 + 9 को ऐड करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये आ जाएगा 10 और प्लस 6 16। फिर चेक करो 16 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो क्या 16 डिविजिबल बाई 3 होता है कि नहीं होता है? तो 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 ना, नहीं आता है। 15 आता है ओनली, 16 तो नहीं आता। तो ये वाला पूरा का पूरा नंबर
इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका ये मतलब हुआ। क्लियर। अब कुछ और देखते हैं, एक आधा एग्जाम्पल इसका और लेके। तो जहाँ पे भी डिविजिबल बाई 3 होगा ना एडिशन, वहाँ पे आप वो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो सपोज करो मैंने डाल दिया 1 3 एंड 2 132। 132 चेक करना है मैंने कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐड करो इनके डिजिट को। 1 + 3 + 2 तो आएगा 6। 6 इज डिविजिबल बाई 3 क्या? हाँ, 6 इज डिविजिबल बाई 3। 6 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 2 से कट जाता है। तो ये वाला जो नंबर है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे जज करना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा, कौन सा नहीं होगा। तो सबको ऐड करो, जो आपका एडिशन आएगा, इफ दिस योर एडिशन इज डिविजिबल बाई 3, तो आप क्या बोल देना, द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर वो एडिशन करके ऐसा नंबर आ गया जो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो मतलब वो पूरे का पूरा नंबर भी क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद हुआ। अगर तुम्हें 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद हो गया तो 9 का हो जाएगा। 3 और 9 का सेम है, बस इसमें सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ऐड करोगे, वहाँ पे डिविजिबल बाई 3 चेक कर रहे थे, यहाँ पे सब डिजिट को ऐड करके देखोगे, अगर वो डिविजिबल बाई 9 आ रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, वो सारा का सारा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से। तो 3 और 9 को एक साथ हमने याद कर लिया। अब 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है ना, तो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो वो ऑलवेज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 4। एग्जाम्पल के लिए लिख दूं 1 2 3 4 24। तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, ओनली 24। क्या 24 आपके 4 से डिविजिबल हैं क्या? क्या 24 आपके 4 से डिविजिबल हैं क्या? ये हमने चेक करना है। तो 4 6 जा 24, हाँ डिविजिबल हैं। डिविजिबल हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाई 4 होगा। तो पूरा के पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर दोगे, ओनली लास्ट के 2 डिजिट देख लेने हैं कि वो डिविजिबल बाई 4 हैं कि नहीं। अगर डिविजिबल बाई 4 होंगे द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्लियर हुआ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट देखना है, या तो वो 0 होना चाहिए या तो 5। 0 और 5 में से एक कुछ ना कुछ आ जाएगा तो वो पक्का आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सपोज करो मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे 125, तो 125 में यूनिट डिजिट क्या आया, 5, तो 125 इज डिविजिबल बाई 5। पर मैंने लिख दिया 121, तो 121 में यूनिट डिजिट क्या आया, 1, तो 1 जो है वो डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तभी वो डिविजिबल बाई 5 होगा। तो 121 इज नॉट डिविजिबल बाई 5 बट 125 इज डिविजिबल बाई 5। तो यूनिट डिजिट चेक करना होता है कि 0 और 5 में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है जो 2 और 3 दोनों से हो जाए। तो 2 के लिए चेक करो, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 के लिए चेक करो, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो 2 के लिए भी डिविजिबल हो जाए, यूनिट डिजिट पे क्या बन जाए, 0 2 4 6 8, और उनके एडिशन यानी जो भी नंबर्स है सबको ऐड करके डिविजिबल बाई 3 भी आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका ये मतलब है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो हमेशा 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास डिविजिबल बाई 8 का रूल। और डिविजिबल बाई 4 और डिविजिबल बाई 8 हमें एक साथ पढ़ने हैं। डिविजिबल बाई 4 का मतलब था लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, और डिविजिबल बाई 8 का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट भी किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। तो लिखा है सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। और एक और इसमें केस आप बना सकते हो, देखो ये जो लिखा है ना 8 वाला, इसमें मैं ये भी लिख सकता हूं, और इसमें लिख सकते हो और लास्ट 3 नंबर्स आर 0 0 0। अगर लास्ट के 3 नंबर 0 0 0 भी हुए तब भी वो 8 से डिविजिबल होता है। समझ में आई बात? अगर लास्ट के 3 नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 8, वैसे भी 0 0 0 इज आल्सो डिविजिबल बाई 8 ना, वो 0 के टेबल में तो आएगा ही, वो तो डिविजिबल बाई 8 हो गई होगा।
और सिंपल आप इसमें भी लिख देना, इसमें भी एक और लिख देना 4 वाले में। फोर्थ का और है कि लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकते हैं, तब भी आपका नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। तो इतना आई थिंक आपका क्लियर हो गया। फिर आएगा 10 का डिविजिबिलिटी रूल, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 ही होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तभी वो क्या आएगा बच्चे आपका, तभी उसको क्या बोलोगे आप, डिविजिबल बाई 10, अदरवाइज वो कभी डिविजिबल बाई 10 नहीं होगा। फिर आता है 11th क्वेश्चन, 11th का डिविजिबिलिटी रूल। 11th का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है आपके पास कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस 0 और डिविजिबल बाई 11। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने देखना है 11 से कौन कौन से डिजिट के होते हैं डिविजिबल हो जाते हैं ना। तो मैं ले रहा हूँ 121। अब सम लेना है मैंने इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का। अब इवन नंबर नहीं बोला मैंने, प्लेसेस बोला है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो जो ऑड प्लेसेस होंगे उनका सम ले लो। ये ऑड प्लेस है, ये वाला जो है वो ऑड प्लेस है, ये वाला जो है वो इवन प्लेस है, ये वाला अगेन क्या है, ऑड प्लेस। प्लेस की बात कर रहा हूँ, प्लेस, प्लेस का मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो ये जो प्लेस है इनका एडिशन लेना है, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस यानी इन दोनों का एडिशन, सम ऑफ ऑड प्लेसेस आ जाएगा 1 + 1 = 2, और सम ऑफ इवन प्लेसेस वो कितना आ जाएगा, इवन प्लेस तो एक ही है मेरे पास, सेकंड प्लेस 2। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस, डिफरेंस ही लिखा है ना, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द इवन प्लेसेस, दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ गया और अगर डिविजिबल बाई 11 आ गया तो मतलब वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा आपका, डिविजिबल बाई 11 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था बच्चे दोनों में, 0। तो डिफरेंस अगर 0 आ रहा है ना, तब आप क्या बोल दोगे कि आपका जो नंबर था 121 वो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यही शॉर्टकट है, समझ में आई बात, यही शॉर्टकट है कि आप डिफरेंस निकालो। या तो डिफरेंस 0 बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 11 बनना चाहिए, या डिवीजन, या हो सकता है 11 बन जाए, या हो सकता है वो आपका 22 बन जाए, है ना, तो 44 बन जाए, ऐसा कुछ डिफरेंस बनना चाहिए। ऐसा डिफरेंस बन जाएगा तो आपका नंबर पक्का क्या होगा, वो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल थे, इम्पॉर्टेंट हैं। अगेन क्वेश्चन ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी बोल सकते हैं। अगर तुम्हारे ये फंडामेंटल स्ट्रांग है तो काफ़ी इजी तुम्हें लगेंगे। अदरवाइज़ अगर तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता नहीं है, उसके पीछे आपने एक्सपोनेंट के लॉ पढ़े वो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुए अच्छे से, तो आपके लिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब आपको उसकी नॉलेज है ना, तो ये वाला सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। और बिल्कुल लेंथी से क्वेश्चन दिखते हैं, उनकी एकदम से कैलकुलेशन करके बिल्कुल शॉर्ट आंसर आते हैं, छोटे छोटे आंसर आते हैं, और वो बिल्कुल 1 2 2 2 3 3 स्टेप में आ जाते हैं, ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए। अब जो कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ को डिटेल में हमने पढ़ना है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, वेरियस अप्रोचेस, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं एचसीएफ और एलसीएम के। फिर ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आप कैसे चेंज करोगे डेसिमल को पीवाईक्यू फॉर्म में। प्री डेसिमल सिंपल वाले नहीं है ना, ये कुछ ऐसे वाले हैं जिसके ऊपर बार लगा हो, सिंपल वाले तो हम कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद ये करेंगे फाइंड द रिमाइंडर्स, कि नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट होगा जो बुक्स में नहीं करवाते हम, पर कम्पिटिटिव अप्रोच में करवाते हैं, तो वो भी सीखना है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन लगाएंगे साथ साथ में, तो आपका हो सकता है कल आपका ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा आपका फिनिश। तो कोशिश करेंगे कल ये जो छोटा सा पोर्शन बचा है इसको कंप्लीट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं,
इन केस रिक्वायरमेंट होगी तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स उसके बाद भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी कंप्लीशन करेंगे कोर्स का, साथ में 20 जो डिफरेंट वेरियस टाइप के क्वेश्चन मेरे को लगे इंपॉर्टेंट वो मैंने अभी आपके इस लेक्चर में डालने हैं, तो वो 20 क्वेश्चन हम लगाएंगे। उसके बाद आपके पास और भी रिसोर्सेज होंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेम टाइप के क्वेश्चंस की। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।